जय हिंद साथियों। कांग्रेस सिर्फ एक पॉलिटिकल पार्टी ही नहीं बल्कि एक विचारधारा है। क्या यह कहने से आज की मौजूदा राजनीति में काम चल जाएगा? कांग्रेस इस देश की सबसे पुरानी पॉलिटिकल पार्टी है। 138 साल पूरा हो गया है। क्या यह सब कहने से काम चलेगा क्या? कांग्रेस दरअसल इस दौर में इस देश के तमाम प्रदेशों में उसके पहुंच और पकड़ है, तो क्या यह सब बताने से आज के राजनीतिक में काम चलेगा क्या? और इस देश के आजादी के आंदोलन को कांग्रेसियों ने ही जिया है और कांग्रेस से ही तमाम राजनीतिक धाराएं निकली है, तो क्या यह सब कहने से भी काम चलेगा क्या? मौजूदा वक्त की राजनीति का सबसे बड़ा सच यह है कि जो चुनाव जीतता है वही राजनीतिक तौर पर पहचान पाता है और इस देश के भीतर नीतियों को बनाकर यह इस देश के भीतर कौन सी विचारधारा होनी चाहिए इसको लेकर जीती हुई पॉलिटिकल पार्टी ही काम कर सकती है। अन्यथा हार जाइएगा तो आप हाशिए पर सिमटते चले जाइएगा और बीते लगभग 2 लोकसभा चुनाव में कांग्रेस के साथ भी ऐसा ही कुछ हुआ है। राज्य दर राज्य कांग्रेस सिमटती चली गई, लेकिन जब से कांग्रेस को हिमाचल में जीत मिली, कर्नाटक में मिली, एक झटके में इस देश के भीतर कांग्रेस को लेकर के परसेप्शन क्यों बदलने लगा? और इस दौर में राहुल गांधी ने जब भारत जोड़ो यात्रा के जरिए देश के लोगों के साथ सीधा संवाद बनाया, तो टेक्नोलॉजी को छोड़ दिया, मीडिया को छोड़ दिया और इस संवाद के जरिए जिन बातों का असर कांग्रेसियों पर पड़ा, राहुल गांधी पर पड़ा, तो क्या वाकई कांग्रेस पुनर्जीवित हो गई है, उस दिशा में बढ़ चला है? दरअसल समूची कांग्रेस छूटी है हैदराबाद। और हैदराबाद, सवाल यह है कि कल प्रधानमंत्री का जन्मदिन है और प्रधानमंत्री के जन्मदिन से ही राजनीतिक घंटी बजाने की कोशिश बीजेपी ने बाखूबी कर रखी है और इसी का मद्देनजर 17 सितंबर की एक ऐसी तारीख है जिस वक्त इस देश के भीतर हैदराबाद निजाम हारा था और हैदराबाद भारत का हिस्सा बना। तो इस राजनीतिक तौर पर इसका ऐलान क्या वाकई एक आजादी के तौर पर किया जाना चाहिए? और हैदराबाद इस दौर में एक नए राजनीतिक के जर पे बन गया है, तो क्या ध्यान दीजिए कि कल का दिन कई मायनों में बहुत महत्वपूर्ण होगा। एक तरफ तेलंगाना की समूची राजनीतिक का ग्राउंड जीरो इस वक्त हैदराबाद हो चुका है, जहां पर 4 खेमे अपने अपने तरीके से हैदराबाद को भारत में शामिल करने की 3 को जिएंगे। एक तरफ भाजपा है जिसकी अगुवाई देश के गृह मंत्री अमित शाह करेंगे, दूसरी तरफ कांग्रेस पार्टी है जिसमें तमाम कांग्रेसी नेता हैं जो आज CWC में बैठ करके चिंतन मनन इस देश के तमाम परिस्थितियों को लेकर के कर रहे हैं, कल रैली में नजर आएंगे। तीसरी तरफ वहां के TR पार्टी है जहां पे जो TRS थी, अब KCR वहां पे राज्य भर में कार्यक्रम करेंगे और इस बात का जिक्र करेंगे कि यह राष्ट्रीय एकता दिवस मनाया जाए। और चौथी तरफ AIMM यानी AIMM के जरिए ओवैसी कांग्रेस एकता दिवस मनाएगा। राजनीतिक तौर पर चारों के लिए तेलंगाना की कितना महत्वपूर्ण है, यह तो सिक्के का एक पहलू है। दूसरा पहलू यह हो चला है कि कल देश भर में प्रधानमंत्री मोदी का 70 मंत्री इस देश के अलग अलग राज्यों में विश्वकर्मा योजना को लागू कराने के लिए उतरेंगे और वह एक बड़े वोट बैंक के तौर पर भाजपा देख रही है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और अमित शाह राजनीतिक विसाख तय कर रहे हैं, तो क्या वाकई उसको चुनौती देने के लिए कांग्रेस ने हैदराबाद की पूरी प्लानिंग की है? और हैदराबाद की पूरी प्लानिंग के भीतर पहली बार जो CWC की बैठक हो रही है, CWC में 84 सदस्य हैं, यानी कश्मीर से कन्याकुमारी और बंगाल से लेकर बंबई से होते हुए आप पूरे नॉर्थ ईस्ट को घेर लीजिए, हर जगह की नुमाइंदगी इस सब CWC में है। अब 4 सवाल यहां पर सबसे बड़ा हो चला है कि क्या कल का दिन अग्नि परीक्षा का दिन भाजपा और कांग्रेस दोनों के लिए है, जहां पर किसकी कितनी ताकत है उसको दिखाया जाएगा। दूसरा सवाल,
क्या वाकई 4 राज्य जो महत्वपूर्ण है विधानसभा चुनाव के मद्देनजर, उसमें तेलंगाना ग्राउंड जीरो कुछ इस तरीके से बन रहा है जहां पर आने वाला समय में दक्षिण का दरवाजा पूरे तरीके से भाजपा के लिए या तो बंद हो जाए या फिर किसी सुराख के जरिए देखने की कोशिश हो कौन सा रास्ता किस दिशा में जाएगा। तीसरी परिस्थिति उन नेताओं को लेकर के है जिसकी केसीआर के जरिए होती है, जो ना इधर है ना उधर है, ना एनडीए में है और ना ही इंडिया में है। उनकी राजनीतिक का भी भविष्य दल के जरिए आने वाले वक्त को बताने की दृष्टि से साफ हो जाएगा। और ओवैसी की पहचान सिर्फ हैदराबाद भर के भीतर है या फिर इस देश के भीतर उनकी कोई राष्ट्रीय पहचान भी बचेगी या नहीं बचेगी, यह भी तय हो जाएगा। यह अगर पहला, दूसरा, तीसरा सवाल अगर इस घूम रहा है तो तीसरा सवाल कहीं ज्यादा बड़ा है, क्योंकि पहली बार अगर कांग्रेस को यह लगने लगा है कि अब विचारधारा और राष्ट्रीय पार्टी और पुराने और अतीत और इस देश के आंदोलन, इसके जिक्र से काम नहीं चलेगा बल्कि चुनाव जीतना होगा, तो हर राज्य के चुनाव के साथ कांग्रेस का सक्रियता, उसकी एकजुटता, उसका अपना मुद्दों को बताने का तौर तरीका इस देश में जो उभर करके आ रहा है, वो आज जो सीडब्ल्यूसी का मंथन हुआ उसमें जो जिन मुद्दों के सामने कांग्रेस खुद को खड़े कर पा रही थी, उसमें एक सवाल एक यह भी था कि इतने सारे मुद्दे इस देश के सत्ता के खिलाफ है, तो सिर्फ मणिपुर या उनको लेकर के नहीं, वह इस देश की आर्थिक समानता को लेकर के, कॉर्पोरेट के हाथों धन इस देश के कैसे लुटाया जा रहा है उसको लेकर के, इस देश की युवा पीढ़ी बेरोजगार है इसको लेकर के है, महंगाई से कैसे लोग परेशान है इस बात को लेकर के है। यानी मुद्दों की पूरी एक लंबी फहरिस्त है। लेकिन आज सीडब्ल्यूसी की बैठक कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे के भाषण के साथ शुरू हुआ और फिर वही सवाल आकर के अटक जाता है, तो क्या सहमत का खेल अब हैदराबाद से शुरू हो गया है या अब एक ऐसी विषाक्त इस देश के भीतर बिछ रही है जो कांग्रेस खुद के लिए बिछाना चाह रही है, जहां पर उसको हर राज्य में जीत चाहिए, वो मध्य प्रदेश हो, वह राजस्थान हो, वह छत्तीसगढ़ हो, वह उसी का असर है कि कल तक जो इंडिया सोच रही थी कि हम भोपाल में जाकर के रैली करेंगे, आज उसकी मनामत हो गई, क्योंकि आज कमलनाथ तो इस बात को समझ गए वहां पर कि इंडिया की रैली यहां पर होगी तो जिस सनातन के आश्रय वो राजनीति को कई कदम आगे शिवराज सिंह चौहान पे खड़े होकर समूची राजनीतिक संदेश को देने में वो कहीं धूमिल न हो जाए। यानी किस तेजी से निर्णय इस दौर में लिए जा रहे हैं यह बताते समझते हुए कि चुनाव जीतना सबसे महत्वपूर्ण है इस दौर में है, और उसके लिए प्लानिंग ऐसी होनी चाहिए कि जो मोदी और शाह की योजना होती है और धराशायी हो जाए, और उसी का असर कल नजर आने वाला है, जिस पर कांग्रेस तकरीबन हैदराबाद से 21 किलोमीटर की दूरी पर रंगारेड्डी का जिले के भीतर कुकुकुरा एक जगह है जहां पर 150 एकड़ की जमीन पर हरी फसल के तमाम वहां पर जो भी उबड़ खाबड़ था उसको समतल किया गया है, 15 फीट ऊंचा मंच बनाया गया है और 10 से 12 लाख लोग वहां पहुंचे, इसकी व्यवस्था शुरू किया गया है। घबराहट ऐसी फैली है कि डीएसआर यानी पहली बीपीएसआर और केसीआर ने व्यवस्था करनी चाहिए तो जी नहीं, बसों की आवाजाही नहीं होने दी, ट्रकों की आवाजाही नहीं होने दी। इस रैली में कम से कम 10,000 और ज्यादा से ज्यादा 50,000 लोग शामिल हो सकते हैं, लेकिन बाकी नहीं होने चाहिए। रुकावट का यह पहला स्तर हो सकता है। पहले खतरे की घंटी उस छत्रक को लेकर के है जिसको नहीं पता है कि आने वाले वक्त में इस देश की राजनीति का मिजाज क्या होने वाला है और जनता किस तरीके से बहु केंद्रित हो चली है, यानी दो तरफा ही वो फैसला करेगी, इस तरफ या उस तरफ, तीसरी दिशा में वह जाने के लिए सोच भी नहीं रहा। यह दाव केसीआर के लिए महंगा होगा। क्या इन सबके बीच यह भी सवाल है कि जिस हैदराबाद को लेकर के सरकार पटेल ने भारत की सेना को सक्रिय किया और जब सक्रिय किया तो उसके बाद वहां पर सेना जब गई और उसके बाद 4 दिनों तक जो पूरा ऑपरेशन अपोलो शुरू हुआ उसमें 13 सितंबर 1948 को 17 सितंबर 1948 को
चीजें सिमटी और हैदराबाद उसके बाद शामिल हो गया भारत में। लेकिन हैदराबाद का मतलब सिर्फ मौजूदा हैदराबाद नहीं है। निजाम की सत्ता का विस्तार मौजूदा वक्त में कर्नाटक और महाराष्ट्र तक था और इसीलिए हैदराबाद की राजनीति को गुंज का असर महाराष्ट्र और कर्नाटक दोनों जगहों पे होता है। और कल के दिन महाराष्ट्र और कर्नाटक में भी मुक्ति दिवस मनाया जा रहा है। तो क्या जरा राजनीतिक के पहले उस मिजाज को आप समझने का प्रयास कीजिए जो हैदराबाद या कहे तेलंगाना से शुरू हो रहा है। दरअसल बीजेपी भाजपा ने जो अपनी जगह को चुना है उस जगह को पहले कांग्रेस ने चुना था, वह परेड ग्राउंड है। लेकिन केंद्र की सत्ता है, उसने कहा उसने उस ग्राउंड को कांग्रेस के हवाले नहीं करेंगे क्योंकि वहां पर सीआरपीएफ और आरपीएफ के परेड भी होती है, क्योंकि यह लिबरेशन डे है। लिबरेशन डे आजादी का दिन, तो लिबरेशन डे को लेकर केसीआर ने कहा कि लिबरेशन डे नहीं मनाया जाए। तो वो तो सिर्फ 15 अगस्त होता है, अगर लिबरेशन डे मनाना ही है तो 2 जून को मनाइए जब तेलंगाना एक अलग राज्य हुआ था। यानी एक इस दौर में एक नेशन ये भी था कि जब आप लिबरल, तो वहां पर क्या हिंदू मुस्लिम के बीच एक लकीर खींचते हैं तो आवाज यह भी उठने लगा कि केसीआर अब ओवैसी को अपने साथ खड़ा करना चाहते हैं। क्योंकि जिस हैदराबाद का जिक्र हम बात कर रहे हैं उसके दायरे में औरंगाबाद महाराष्ट्र और 8 जिले औरंगाबाद, हिंगोली, जालना, लातूर, नांदेड़ और उस्मानाबाद और परभनी, ये 8 जिले हैदराबाद निजाम के हिस्से थे। और कर्नाटक के भीतर भी जाइएगा तो कलबुर्गी का इलाका, बेल्लारी का इलाका, बैजूर का इलाका, यादगिर का इलाका, कोपल का इलाका, विजयनगर और भीतर की, यह भी हैदराबाद का हिस्सा था। यानी जो राजनीतिक को साधने के लिए हैदराबाद और तेलंगाना को ग्राउंड जीरो बनाया गया उसका असर बाकी राज्यों पर भी पड़ने लगा है। और इसका अंदेशा बीजेपी भाजपा को उस वक्त ही हो गया जब कांग्रेस ने अपनी प्लानिंग शुरू की थी कि सीडब्ल्यूसी की बैठक 16 तारीख को, 17 तारीख को एक ऐसी रैली जिसमें हर कोई शामिल होगा, समूची कांग्रेस मौजूद होगा और वहां पर 18 तारीख से जिले दर जिले जितने भी जिले हैं उन तमाम जिलों में कांग्रेस के बड़े बड़े नेता हर दरवाजे पर जाएंगे और इस बात का ऐलान करेंगे कि लोकतंत्र देश में बचना चाहिए या नहीं बचना चाहिए। जिस तर्ज पर सरकार निकल पड़ी है मौजूदा वक्त में, उसके भीतर में करप्शन पर नकेल कसनी चाहिए या छोड़ देनी चाहिए। और तेलंगाना की सरकार जब भाजपा के साथ है तो ऐसे में किसका साथ लीजिएगा। और ध्यान दीजिए कि इसकी आहट और इसकी फुसफुसाहट दिल्ली ने भी सुन लिया है और उसे लगा कि अगर वह केसीआर के साथ खड़ी नजर आएगी और केसीआर को लगा अगर वो भाजपा के साथ खड़े नजर आएंगे तो फिर राजनीतिक तौर पर विधानसभा चुनाव में पत्ता गोल हो जाएगा। इसीलिए एक झटके में केसीआर की बेटी के कविता को नोटिस ईडी का गया और कहा कि आपको दिल्ली में जो आधिकारिक घोटाला हुआ जिसके तहत मनीष सिसोदिया जेल में है उसमें आपसे पूछताछ करनी है, आप आइए। एक नहीं 24 घंटे के भीतर 2 नोटिस चले गए। सवाल है कि पूरा दिखाना है, सियासत साधना है तो राजनीतिक ग्राउंड पहली बार कह रहा है कि तेलंगाना में होगा क्या, इसके लिए कल तक दिल थाम करके बैठिए। दूसरी परिस्थिति निकलती है कि पहली बार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के जन्मदिन के मौके पर यह विषाक्त बिछाए गए हैं, यह कह करके कि पहली बार मोदी कैबिनेट के 70 मंत्री इस देश के 70 शहरों में नजर आएंगे जो विश्वकर्मा योजना के तहत इस देश के गरीब हुनरमंदों को सहूलियत देने का ऐलान करेंगे। कुल योजना 13,000 करोड़ रुपए की, 500 रुपए बांटे जाएंगे, 1 लाख रुपए लोन दिया जाएगा और उसमें सिर्फ 5% ब्याज लिया जाएगा। यानी विषाक्त बीजेपी की बहुत बड़ी है। दूसरी तरफ कांग्रेस अपने ताकत का एहसास अब चुनाव जीतने के साथ कराना चाहती है, जो उसे समझ में आ गया कि यह कितना महत्वपूर्ण है। और शायद इसीलिए भाजपा ने सोचा नहीं था कि प्रधानमंत्री के जन्मदिन के मौकों को लेकर के कांग्रेस की विषाक्त तेलंगाना के भीतर से शुरू होगा, जो राजनीतिक तौर पर खड़ी होगी और कांग्रेस पहली बार राजनीतिक जोड़ तोड़ वह भी जीत के मद्देनजर करेगी, ऐसा सोच
सोचा नहीं था भाजपा, लेकिन यह हो गया, यह हो रहा है। इसीलिए तेजी से निर्णय कांग्रेस के भीतर लिए जा रहे हैं। रैली कहां पर होनी चाहिए, कितने लोगों का जमघट होना चाहिए, तमाम कांग्रेसियों का मौजूदगी क्यों होना चाहिए, उसके बाद स्पेशल सत्र है उसमें कौन से मुद्दे उठाया जाना चाहिए, और स्पेशल सत्र के मुद्दे नजर उसके एक लंबी फहरिस्त तैयार किए गए हैं। उसमें 4-5 हिस्सों को भी बताया गया है कि पार्लियामेंट से लेकर के सड़क तक इन बातों का जिक्र होना चाहिए, गूंज होनी चाहिए, क्योंकि हर प्रांत के लोग उन चीजों को लेकर के चिंता करते हैं और चर्चा करते हैं। अगर कांग्रेस इस मुद्दे को संसद से सड़क तक नहीं लाएगी तो संसद के विशेष सत्र को भी राजनीतिक तौर पर मौका बनाना आना चाहिए। इसीलिए मणिपुर और मोंग में जो हुआ, हिंसा जो हुई और मणिपुर में अभी भी हो रही है, प्रधानमंत्री ने चुप्पी साधी है। तो जो इकोनॉमी का चक्कर है, जिसके दायरे में आज असमानता व्यापक, गरीबी व्यापक है, महंगाई व्यापक है, बेरोजगारी व्यापक है, लेकिन पहली बार कांग्रेस ने एक कदम और आगे बढ़ाया है। उसका कहना है इस देश के भीतर की सच ही सरकार अगर छुपा लेती है तो बचेगा क्या। तो इस देश के भीतर में आजादी के बाद से नहीं बल्कि 1931 से हर 10 साल के भीतर, हर 10 ईयर्स पर जो जनसंख्या या जनगणना होती थी, जो सेंसस होता था, वो पहली बार है कि 1931 के बाद से 2021 में यह नहीं आ रहा है। यानी जनगणना की स्थिति क्या है, जिससे पता चलता है इस देश के भीतर में कि कितनी बड़ी तादाद गरीबी रेखा के नीचे रहती है, उनको क्या क्या सुविधाएं देनी चाहिए, फूड सिक्योरिटी के तहत कितने लोग आते हैं, कितने लोगों को मनरेगा से कैसे जोड़ा जाए, सारी जानकारी धूमिल कर दिए। और जातिगत जनगणना पर केंद्र सरकार यानी मोदी सत्ता चुप्पी थामे हुआ है, जबकि वो सिर्फ एक ही शब्द बार बार कई तरीके से चुनावी जीत के लिए ओबीसी शब्द को दोहरा रही है, यानी मंडल और कमंडल। क्या राजनीतिक इस नए मिजाज में कांग्रेस आप समझ गई है कि दरअसल उन मुद्दों को उठाइए और चुनावी जीत के हिसाब से उठाइएगा, क्योंकि जीत पर गारंटी के साथ मुद्दों को लीजिए जिस पे जनता के भीतर में यह सवाल हो कि इस दौर में फूड सिक्योरिटी के दायरे से 14 करोड़ लोग बाहर हैं, 18% लोग मनरेगा के दायरे से बाहर हैं। कैसे बाहर हो गए? हर 10 बरस के बाद का जो सेंसस है, जो जनगणना है, उसके आधार पे भारत का सामाजिक आर्थिक स्ट्रक्चर तय होता है। तो सोशल इकोनॉमिक्स इस स्ट्रक्चर को लेकर के सरकार ने इस दौर में क्या सब कुछ छिपा लिया है? क्योंकि कांग्रेस अगर खुले तौर पर आरोप लगाती है, यूनाइटेड नेशन अपने तौर पर रिपोर्ट देता है, वर्ल्ड बैंक और आईएमएफ इस दिशा में इंगित करता है कि भारत के भीतर में जो गरीबी की स्थिति है वह कितनी है और कितनी बदतर हो चली है, और अंतर्राष्ट्रीय तौर पर भारत की गरीबी का परसेंटेज बढ़ क्यों रहा है लगातार। यह दरअसल एक ऐसी परिस्थिति है जिसका मतलब बहुत साफ है कि बड़ा मतलब कांग्रेस चुनाव के लिए खुद को तैयार कर रहा है। उससे बड़ा मतलब बीजेपी भाजपा के सामने पहली बार एक नई कांग्रेस आकर के खड़ा हुआ है, जिसका नेता मल्लिकार्जुन खड़गे हैं, जो उस जाति समुदाय से आते हैं जिसको लेकर के हंसी ठटका मौजूदा वक्त में मोदी सत्ता लगा नहीं सकती है। यानी गांधी परिवार को लेकर के वो लगातार ताने कसे या फिर व्यंग कसे, लेकिन इस वक्त के मौजूदा स्थिति में जब सीडब्ल्यूसी के भीतर कमोबेश हर जाति विशेष, धर्म विशेष, हर समुदाय विशेष और प्रांत विशेष और राज्य विशेष को ध्यान में रख करके 84 लोगों की मौजूदगी वहां पर किया गया है, और राज्य के चुनाव के मद्देनजर अपने छत्रक नेताओं के, अपने सहयोगियों के हाथ में समूची की समूची रणनीति को सौंप दिया गया है। यानी गहलोत राजस्थान को देखे, मध्य प्रदेश को कमलनाथ देखे, अब बघेल छत्तीसगढ़ को देखे, और अब तेलंगाना में खुद पूरी कांग्रेस मौजूद है। तो एक मैसेज एक लिहाज से उस दौर के बीजेपी का है, जिस दौर में बीजेपी भाजपा पूरे देश में पैर पसारने के लिए बेचैन थी, लेकिन पिछले 9 सालों में राजनीतिक ने उसको इतना कंसंट्रेट कर दिया कि वो सब कुछ दिल्ली के आश्रय हो गई और दिल्ली के रिमोट से पूरे देश की भाजपा चलने लगी। उसका विस्तार संख्या के आधार पर ज्यादा हो सकता है, लेकिन जो मुद्दे इतनी बड़ी तादाद में है, उन मुद्दों को लेकर के भाजपा के पास कौन सी प्लानिंग है, शायद वह पहली बार कांग्रेस को खुद में इसके लिए तैयार किया कि हमारे पास वह विजन है, वह तरीके मौजूद हैं। वह शायद इसीलिए भी पहली बार इस मैसेज को कन्वे किया गया कि
कि महात्मा गांधी, और वहां पर आप महात्मा गांधी को पढ़ेंगे तो दो तीन चीजें आपके जहन में आएगी, और असहयोग आंदोलन। और आज मीडिया के एंकर्स को लेकर के वहां पर नहीं जाएंगे, यह सवाल बाइकॉट से नहीं जोड़ा गया, असहयोग आंदोलन से यह तय कर जोड़ा गया है, कह करके कि हम उनके साथ बातचीत नहीं कर सकते जो इस देश के भीतर में नफरत फैलाते हैं। हम उसको कैसे तेल डाल सकते हैं, हमको जो करना है कीजिए, लेकिन जब आपका मन परिवर्तन हो जाए, जब आप इस देश के भीतर मोहब्बत और इस देश के भीतर में एकजुटता और तमाम संस्कृतियों का मेल देखेंगे, तो फिर हमारे साथ आ जाएंगे। यानी हर राजनीतिक कदम को उस दौर से जोड़ते हुए मौजूदा वक्त में कांग्रेस के अतीत को भी जगाना, और कांग्रेस के अतीत को मौजूदा वक्त की राजनीति में चुनावी जीत में तब्दील करने की परिस्थितियां भी पैदा। यह एक नई तरीके की कांग्रेस है जो बहुत खुले तौर पर अपनी रणनीति और राजनीति को चुनाव को जीतने के लिए करने लगी है, जो इस तरह से गायब था पहले। अब सवाल यह है कि अगर यह तेलंगाना का राजनीतिक प्रयोग सफल हो जाता है तो इसका मतलब बहुत साफ है कि 2024 के लोकसभा चुनाव के लिए भाजपा नहीं बल्कि मोदी और शाह के लिए हर रास्ता बंद हो जाएगा। ऐसा क्यों कह रहे हैं? इसलिए क्योंकि तेलंगाना का मतलब केसीआर है, इससे इनकार नहीं किया जा सकता है। 2018 के विधानसभा चुनाव में केसीआर ने 119 में से 188 सीटें जीती थी, 47% वोट मिले थे, और अगले वर्ष यानी 2019 में उसके वोट परसेंट सिर्फ 6% कम हुए थे, वो 41 पे आई थी और 17 लोकसभा में से 9 सीटें जीती थी। तो क्या यह छत्रक की राजनीतिक, जब राष्ट्रीय पॉलिटिकल पार्टी भाजपा से गलवैयां डालने लगी, तो क्या यह उसका पहला राजनीतिक प्रयोग नजर आने वाला है छत्रक को लेकर के या सहयोगी को लेकर के? क्योंकि इस देश के भीतर 4 छत्रक ऐसे अपनी राह चुने हैं, उसमें अगर इधर केसीआर है तो उधर जगन रेड्डी है, उधर जगन रेड्डी है तो उधर नवीन पटनायक है, उधर नवीन पटनायक है तो उधर एक वक्त ममता बनर्जी भी अपने हिसाब से चलती थी, लेकिन अब वह समझ चुकी है, क्योंकि बंगाल के भीतर भी अल्पसंख्यक यानी मुस्लिम समुदाय ने एक बात समझ लिया कि ममता को जिताने से राज्य में सत्ता बनेगी, लेकिन केंद्र में ममता को जिताने से या टीएमसी को जिताने से केंद्र के भीतर से मोदी की मौजूदगी को खत्म कर नहीं पाएंगे। इस बात की समझ आ गई तो एक झटके में ममता बनर्जी भी समझ गई। और दूसरी स्थिति है कि भाजपा ने 2018 के विधानसभा में सिर्फ 6% वोट पाए थे और 1 सीट मिली थी, लेकिन लोकसभा के चुनाव में 13% ज्यादा बढ़कर के वो लगभग 19% पर आ जाती है और लोकसभा की 4 सीटें जीतती है। तो क्या यह कांग्रेस को यह समझ में आ गया है कि वह अगर राजनीतिक को चुनावी जीत के साथ न जोड़े, और इसीलिए 2018 की विधानसभा में कांग्रेस को 28.5% वोट मिले थे, 7 सीटें भी वो 19 सीटें विधानसभा की मिली थी, लेकिन लोकसभा में घट करके वो 3 सीटें थी 17 में से, और वो सिर्फ 29% वोट यानी कम और बेश 1% वोट ज्यादा मिला था। उस वोट का बढ़ाव कैसे होगा जबकि भाजपा 13% बढ़ा लेती है लोकसभा आने पर और टीआरएस सिर्फ 6% कम हो पाता है, कांग्रेस कमोबेश वही रहती है, एआईएमएम जो ओवैसी लगभग वही रहते हैं। मैसेज बहुत साफ है, क्लियर है। राजनीतिक को ऐसे साधिए, मुद्दों को ऐसे उठाइए, मुद्दों को ऐसे उठा करके जो जनता के भीतर यह मैसेज दे कि यह पार्टी चुनाव जीतने के लिए राजनीतिक अब करने के लिए तैयार हो चला है। सिर्फ राजनीतिक करना और एक आदर्श परिस्थिति को रख करके बाकी चीजों को भूल जाना, कभी किसी छत्रक का हाथ थाम लेना, कभी किसी जगह पर अपने कार्यकर्ताओं के साथ खड़े न होना, यह पहला मौका है जब नई सीडब्ल्यूसी जो मल्लिकार्जुन खड़गे ने ऐलान किया उसके बाद से जब यह बैठ रही है और आज जब उसने चिंतन मनन किया तो मुद्दों की फहरिस्त हो, तेलंगाना की राजनीतिक सामाजिक परिस्थितियां हो, बीजेपी भाजपा की अपनी योजनाओं का पूरा पोलिंदा हो और कल प्रधानमंत्री के जन्मदिन को लेकर के जो मोदी शाह की पूरी विषाक्त हो, उस पर ठसक के साथ आकर के खड़े होकर के अब अवसह मात्र का खेल कांग्रेस खेलने को तैयार है। और शायद इसीलिए भी कल का दिन
इसलिए भी महत्वपूर्ण है क्योंकि पहली बार मोदी कैबिनेट के 70 मंत्री भी देश के 70 शहरों में नजर आने वाले हैं और उनका कोई प्रभाव पड़ता है या नहीं होता है, क्योंकि एक सच इस देश में हर कोई जानता है कि प्रधानमंत्री मोदी हैं, उसके बाद अमित शाह हैं, तीसरे नंबर पे कौन है कोई नहीं जानता। पुराने चेहरों को लीजिएगा तो नाम पढ़िएगा तो एक नाम राजनाथ सिंह का आएगा, एक नाम नितिन गडकरी का आएगा, उसके बाद एक बड़ा वैक्यूम है। राज्यसभा से आए हुए लोगों की पहुंच पकड़ है, वो वित्त मंत्री के तौर पे हो, विदेश मंत्री के तौर पे हो, वह वाणिज्य मंत्री के तौर पर हो, वह तेल मंत्री के तौर पर हो, वह शिक्षा मंत्री के तौर पे हो, या फिर वह पर्यावरण मंत्रालय के तौर पे हो, वो सभी राज्यसभा के लोग हैं। लेकिन चुनाव जीतना है, यह तो हैदराबाद में तो डंका बज चुका है। कल इसका आगाज होगा। बहुत बहुत शुक्रिया। सब्सक्राइब कीजिएगा, शेयर कीजिएगा। जय हिंद, जय भारत।